फॉर एग्जाम्पल आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी हो गई है, या आपके अंदर जो है कोई टैलेंट आ गया है, या फिर आपने कोई चीज सीख ली है अपनी लाइफ टाइम में, अच्छा इंग्लिश बोलना, अच्छा पढ़ना, मैथ अच्छी कर लेना, ये सब क्या है आपके एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं। इन्वॉल्व्स चेंजेस इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, है ना। बॉडी में उन पार्ट्स में आपने चेंज कर लिया है, उन चीज को चेंज कर लिया है दैट कैन बी मॉडिफाइड आफ्टर बर्थ, तो उन्हें बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। कांट बी पास्ड ऑन टू द प्रोजेनी, अगली जनरेशन को ट्रांसफर कर पाना ये पॉसिबल नहीं होता है, इन्हें बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। इनहेरिट ट्रेट्स क्या होते हैं? ऐसे ट्रेट्स, ऐसे जो क्वालिटीज हैं जो आपको मिलती हैं अपने पेरेंट्स से। डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वन एक्वायर्स फ्रॉम हिज और हर एंसेस्टर्स, आपको अपने पूर्वजों से मिले हैं वो क्वालिटीज, उनको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। इन्वॉल्व चेंजेस इन डीएनए और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, आपकी बॉडी में जो टिश्यूज हैं, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हो गए या डीएनए हो गया, डीएनए की फुल फॉर्म को याद होगी, डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, उसमें जो चेंजेस आते हैं उसे बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। ट्रांसमिटेड टू प्रोजेनी, और ये आपकी अगली जनरेशन को ट्रांसफर किए जा सकते हैं, किए जाते हैं ये बल्ली। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हेरिडिटी। इसका मतलब क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग जो है यहाँ पे चिल्ड्रन है, इसका मतलब, ठीक है, तो पेरेंट्स से उनकी नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसफर करने का प्रोसेस है, या उसके लिए जो टर्म यूज की जाती है, दैट इज हेरिडिटी। तो हेरिडिटी मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स फ्रॉम वन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स का मतलब सेम होता है, याद रखिएगा। वेरिएशंस क्या होते हैं? कुछ बदलाव आते हैं किसी की बॉडी में। डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल्स और स्पीशीज एंड ऑल्सो अमंग ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम पेरेंट्स। बेसिकली क्या बोल रहा है आपसे ये? किसी एक पेरेंट के, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ बेसिक सा, ठीक है, इसका टिपिकल एग्जांपल नहीं है ये। टिपिकल का मतलब होता है कि एज इट इज फॉलो हो जाना। ठीक है, तो मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ, एक पेरेंट्स के दो चिल्ड्रन हैं, तो दोनों में सिमिलर ट्रेट्स नहीं मिलेंगे आपको। आई गेस सिमिलर मिल सकते हैं पर सेम नहीं मिलेंगे, तो डिफरेंसेस नजर आएंगे आपको। उन्हें बोलते हैं वेरिएशंस, बदलाव। डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ ऑफ ए स्पीशीज। पर यहाँ पे आपको जो एग्जाम में वर्ड लिख के आना है जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे वो है स्पीशीज। अगर आप स्पीशीज वर्ड यूज नहीं करते तो आपका आंसर अधूरा माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, एक स्पीशीज के अंदर जो वेरिएशंस आते हैं, हम उसको यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये स्पीशीज नाम का जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से मार्क करके याद रखना है कि स्पीशीज आपने नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे। वेरिएशंस इन द डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स हैं, जैसे ह्यूमन स्पीसीज है, उसके अंदर अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। जैसे एक बहुत सवाल दिमाग में आता है कि अगर हमारे पूर्वज बंदर थे तो सारे बंदर इंसान क्यों नहीं बने? कुछ बंदर बंदर कैसे रह गए? और अगर हमारे पूर्वज बंदर थे तो ये चिंपैंजी क्या है, गोरिल्ला क्या है? ठीक है, तो बेसिकली ये आपके दिमाग में सवाल आता होगा जिसका आंसर मैं अभी तो नहीं दे रहा, पढ़ाना है मुझे अभी, ठीक है। जब चैप्टर पढ़ा था पूछ सकते थे आप, तब देखेंगे या कल डिस्कस कर लेना आप। आगे हम बढ़ते हैं। तो बेसिकली एक प्रजाति के भैया। अंदर, सवाल समझा है मैंने क्या बोला आपसे? हाँ भैया, हेरिडिटी और वेरिएशन में हम किस बेसिस पे डिफरेंस कर सकते हैं? हेरिडिटी के अंदर क्या होता है? ट्रेट ट्रांसफर किए जा रहे हैं, और वेरिएशंस जो है वहां पे बदलाव आ रहे हैं। देखो, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स की हम बात कर रहे हैं, वो तो हेरिडिटी है, आपके पूर्वज से आपको कोई क्वालिटी मिल गई, या हमारे पूर्वज से हमें जो क्वालिटी मिल गई, उन्हें हम बोलते हैं हेरिडिटी। लेकिन वेरिएशंस का मतलब ही बदलाव होता है, ये उससे बिल्कुल अलग है, इनमें कोई डिफरेंस का सेंस बनता ही नहीं है। वेरिएशंस मीन्स चेंजेस। ट्रांसफर करते वक्त कुछ क्वालिटीज ऐसी होंगी जो हमारे अंदर उनसे बेटर आ जाएगी, है ना। जैसे कहा जाता है कि हर बार हर जनरेशन के अंदर नेक्स्ट जनरेशन बेटर होती है प्रीवियस वन से, that you are better than many things from your previous you can say ancestors। तो ये वेरिएशंस होते हैं। अच्छा, वेरिएशंस जो है ना, एक वाइड टर्म है, काफी बड़ी टर्म है, इसको हम स्पीशीज पे लेके चलते हैं। अगर हम सिर्फ अपनी जनरेशन या अपने ह्यूमन की बात करें तो वहां वेरिएशंस वर्ड यूज करना राइट नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। हम यहाँ बात करें पूरी प्रजाति की, पूरी स्पीशीज की। ओके, वेरिएशंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हेरिटेबल, एक होता है नॉन हेरिटेबल। ठीक है, बेसिस ऑफ हेरिडिटी का मतलब क्या है? ईच ट्रेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए। ये बात आप जानते हैं, ठीक है, कि आपके अंदर जो डीएनए आ रहा है वो मदर साइड से भी आ रहा है, फादर साइड से भी आ रहा है, तो जो आपके बॉडी में ट्रांसमिट हो रहे हैं ट्रेट्स, उन पे दोनों का प्रभाव पड़ेगा, मदर साइड वाले का भी और पेरेंट साइड वाले का भी, मतलब फादर साइड वाले का भी। ओके, अब मेंडल ने क्या वर्क किया था वो है काम की बात। मेंडल नाम के एक बायोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और पी प्लांट पे किया था। प्रपोज्ड हेरिडिटी इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, फैक्टर्स आर नाउ कॉल्ड जीन्स। उन्होंने कहा था कि जो इतने भी हेरिडिटी है, यानी हेरिडिटी मतलब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, उन्हें जीन्स कंट्रोल करते हैं। अब उन्हीं को, उसने उन फैक्टर्स को नाम दिया जीन्स, ठीक है। अब देखो उसने ना एक्सपेरिमेंट क्या किया। गार्डन पी थी उसका, उसको हम साइंटिफिकली बोलते हैं पिसम सेटिवम। ओके, उस पर उसने एक्सपेरिमेंट किया। यूज सेवन कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स टू स्टडी हेरिडिटी। उसने पी प्लांट को ही चूज क्यों किया, ये सवाल एग्जाम में आता रहता है, ठीक है।
उसने पी प्लांट इसलिए चूज किया क्योंकि उनके अंदर डिफरेंट टाइप के ट्रेड्स को देख पाना आसान था, उन्हें ग्रो करके उन्हें बड़ा होने तक उन पे एक्सपेरिमेंट कर पाना इजी था, क्योंकि उनका जो ग्रोथ का टाइम पीरियड है वो कम होता है एज कम्पेयर टू अदर प्लांट्स। और अदर प्लांट्स भी कम टाइम में ग्रो हो सकते हैं, बट उनमें वेरिएशंस बहुत नजर नहीं आएंगे। तो उसे वेरिएशन भी चाहिए थे, यहाँ लिखा है ना देखो, 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स उसको चाहिए थे ये, ताकि वो उनकी स्टडी कर सके। तो उसने इन स्टडी के बाद स्टडी क्या किया था वो डिटेल में आपको एनसीईआरटी में गिवन है, पर उसके बाद उसने क्या क्या चीजें बताई। उसने बताया एक होता है डोमिनेंट ट्रेट, एक होता है रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ ओवर अनदर कंट्रास्टिंग ट्रेट, मतलब बेसिकली बोलना ये चाह रहा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी के मदर फादर, मैं ये मदर फादर से रिलेट कर रहा हूँ ताकि आप जो है इसको समझ पाए अच्छे से। अदरवाइज ये बात सिर्फ और सिर्फ प्लांट पे उसने अप्लाई की थी, पर उसने कहा था कि हर हर लिविंग बीइंग पे अप्लाई हो जाएगी ये वाली बात। अगर किसी के अंदर ये क्वालिटी है, फॉर एग्जाम्पल कि मदर फादर साइड दोनों के दोनों जो है उनकी हाइट अच्छी खासी है, पर मान लीजिए बच्चों की हाइट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों के अंदर लंबी हाइट वाला ट्रेट अवेलेबल नहीं है, बस वो ट्रेट नजर नहीं आ रहा। अगर वो नजर आता तो बच्चों की हाइट बड़ी हो जाती। लेकिन हो सकता है उन बच्चों के जब अगली जनरेशन हो, तो उन बच्चों के जो बच्चे होंगे उनकी हाइट बड़ी हो। तो इसका मतलब ये है कि उनकी हाइट अगर बड़ी हुई तो वो ट्रेट कहाँ से आ गया एकदम से, यानी जो सेकंड जनरेशन थी, पेरेंट्स हमारी फर्स्ट जनरेशन है, हम उनकी सेकंड जनरेशन, और हमारे जो आगे चिल्ड्रंस होंगे उनको हमारी थर्ड जनरेशन मान लेते हैं, ऐसे आपको याद रहेगा, समझना। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स के अंदर ये ट्रेट था लॉन्गनेस का, हाइट का, जो कि हमारे अंदर मान लीजिए नजर नहीं आया, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे अंदर हाइट नहीं है, पेरेंट्स की हाइट अच्छी खासी थी, तो हमारे अंदर वो ट्रेट नजर नहीं आ रहा। लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन में हाइट अगर नजर आई, हमें हाइट अच्छी खासी हुई इनमें, तो इसका मतलब ये कि वो ट्रेट हमारे अंदर तो आया था पेरेंट्स से, पर हमें नजर नहीं आ रहा था। तो ऐसा कोई भी ट्रेट जो आपको क्लियरली विजिबल ना हो, लेकिन वो ट्रांसफर हो जाए किसी और जनरेशन में, तो उसे बोलते हैं रिसेसिव ट्रेट, क्योंकि वो ट्रेट आपको दिख नहीं रहा, ठीक है, वो विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है। और जो ट्रेट आपको नजर आते हैं, जो क्लियरली दिखाई देते हैं, उन्हें बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ ओवर अनदर कंट्रास्टिंग ट्रेट, या आपको दूसरे ट्रेट के मुकाबले क्लियरली एक्सप्रेस होता नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट। एंड रिसेसिव ट्रेट होता है जो आपको एक्सप्रेस होता नजर ना आए, अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट की प्रेजेंस में आपको ये नजर नहीं आएगा। मेंडल ने रिप्रेजेंट किया था डोमिनेंट ट्रेट एज अपर केस, यानी उसने टी का यूज किया, कैपिटल टी का, अपर केस बोले तो कैपिटल, कैपिटल टी का इस्तेमाल किया उसने डोमिनेंट ट्रेट्स के लिए, स्मॉल टी का इस्तेमाल किया शॉर्टनेस के लिए। अब होमोजाइगस क्या होते हैं? व्हेन द फैक्टर्स और जीन्स ऑफ ए ट्रेट आर सिमिलर, एग्जांपल टीटी और स्मॉल टीटी। मतलब यहाँ पे क्या है होमोजाइगस, ये वर्ड आपकी एनसीईआरटी में आई गेस नहीं है, ठीक है, पर आपके पास टर्म्स है तो ये आप पढ़ लीजिए एक बार। होमोजाइगस होता है जब आपके पास दोनों ही ट्रेट्स क्या है, सिमिलर है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल टी आ रहा है। अच्छा मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ कैपिटल टी और यहाँ लिखा है स्मॉल टी, कोई इसका मतलब बताएगा मुझे? गिविंग यू 5 सेकेंड्स, कैन यू एक्सप्लेन दिस व्हाट इट मीन्स? टी यानी कि कैपिटल टी टॉल टी प्लांट और स्मॉल टी ड्वार्फ टी प्लांट। और देवी जी एक ही प्लांट के अंदर है मान लीजिए दोनों, हम एक ही प्लांट के ट्रेड्स को दिखाने के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी बोल रहे हैं, आप बताइए क्या टी है। हमारा आ जाएगा डोमिनेंट ट्रेट कैपिटल, और स्मॉल टी हो जाएगा रिसेसिव ट्रेट। पौधा छोटा होगा या बड़ा होगा? बड़ा होगा, ये हाँ वो हाँ, डोमिनेंट है। बिल्कुल, डोमिनेंट ट्रेट जो है वो कैपिटल टी है, इससे पौधा बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर दोनों ही ट्रेट्स हैं अवेलेबल, टॉलनेस भी एंड ड्वार्फनेस भी, लेकिन विजिबल होगा ओनली टॉलनेस बिकॉज इट इज डोमिनेंट ट्रेट, ओके। हेट्रोजीनियस जो है, मैंने आपको एग्जांपल दिया वो हेट्रोजीनियस का एग्जांपल था। हेट्रोजाइगस, ठीक है, व्हेन द फैक्टर्स और जीन्स ऑफ ए ट्रेट आर डिफरेंट, दैट इज हेट्रोजाइगस। जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब बेसिकली जो हमारे पास प्योर टॉल प्लांट बन गया हमारे पास, जब भी कोई जेनेटिक कंस्ट्रक्शन होता है किसी ऑर्गेनिज्म का, उसे बोलते हैं जेनोटाइप। ये वर्ड आपने बहुत जगह सुना होगा मूवीज वगैरह में, या आगे सुनोगे आप, जेनोटाइप। यानी यहाँ पे जो है जीन्स जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। फेनोटाइप क्या होता है? ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, टॉलनेस और शॉर्टनेस, मतलब आपको क्लियरली जो दिखाई दे सामने से, दैट इज फेनोटाइप। अब ये ना ये वर्ड जो आपके सामने दिए हुए हैं, इट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, वी कैन स्किप दिस राइट नाउ। अब स्टेजेस ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम क्या क्या था। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, पहले उसने प्रॉपर जो है पेरेंट्स को सेलेक्ट किया कि किनको उसे जो है क्रॉस ब्रीड कराना है। ट्रू ब्रीडिंग विद कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स, उसने जो है ट्रू ब्रीडिंग को लिया, ठीक है, मतलब बिल्कुल ओरिजिनल क्वालिटी वाले जो इसने बीज लिए किसके, पी के, उन्हें जो है उसने बाद में क्रॉस ब्रीडिंग करवाई थी। प्योर टॉल, या तो वो प्योर टॉल होंगे, ठीक है, या वो प्योर डॉर्फ होंगे, ऐसा लिया था उन्होंने, ठीक है, उन्होंने ये लिया था प्रॉपरली, इसमें कोई मिक्सचर नहीं है ना, यहाँ कोई मिक्सचर है। उसके बाद क्या किया उसने, F1, F1 मतलब जनरेशन वन, याद रखिएगा। F1 प्लांट्स, F1 जनरेशन इज द फर्स्ट
filial generation formed after crossing desirable parents, example crossing of pure TT with the dwarf small tt, giving heterozygous tall T small t and capital T F1 plants, ये आपको मिले। यानी फर्स्ट जनरेशन जो हमारे पास आई उसके अंदर डोमिनेंट ट्रेट क्या है, टॉलनेस। तो आपको सारे पौधे कैसे में नजर आएंगे, टॉलनेस, टॉल नजर आएंगे। उसके बाद उसने कराया फर्स्ट जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन। आपको ये स्टेप याद रखने हैं, जब ये एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आता है या एक्सप्लेन करने को बोलेगा तो आपको यही स्टेप पॉइंट बना के लिख के आने, आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। किताब से बेटर आपको ये नजर आएंगे और ये याद करना भी इजी रहेगा आपके लिए। तो सेल्फ पॉलिनेशन कराया उसने F1 जनरेशन का, जिसमें इन्वॉल्व कौन कौन से थे हमारे पास, F1 जो क्रॉसिंग करवाई उसने F1 को किसके साथ में, F2 के साथ में, ठीक है। फिर आपको मिलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, इट क्रॉसेस बिटवीन द टू पेरेंट्स दैट हैव टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल द क्रॉस बिटवीन द रेड येलो राउंड येलो सॉरी सीड्स एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, राउंड येलो सीड्स एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। और ये रेशो याद रखना है आपको, 9331, एक ऊपर रेशो भी आया था, ये वाला रेशो, ठीक है। फेनोटाइपिक रेशो इज मोनोहाइब्रिड दैट इज 3:1, और फेनोटाइपिक रेशो ऑफ डाई हाइब्रिड दैट इज रेशो 9:3:3:1। इसमें हो क्या रहा है, पहले केस में मान लीजिए कि टॉलनेस वाले 9 आ गए, ठीक है, फिर हमारे डॉर्फ 3 आ गए। अब उसके बाद ना यहाँ पे एक चीज और निकल के आई है, वो ही हमारे पास ये है कि येलो कलर वाले राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। ऑन द बेसिस ऑब्जर्वेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाज प्रपोज्ड। अब प्रिंसिपल्स क्या थे मेंडल के, वो देखिए आप। ईच करेक्टर इज इन एन ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय टू फैक्टर्स, दो फैक्टर पे करेक्टर डिफाइन करते हैं, एक तो डोमिनेंट हो जाएगा और एक रिसेसिव हो गया। टू कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स व्हेन प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल डू नॉट ब्लेंड, अगर किसी इंडिविजुअल में दोनों ही कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स अवेलेबल हैं, मतलब उसके अंदर टॉलनेस का भी और शॉर्टनेस का भी है, मैंने आपसे बताया था कि दोनों ही ट्रांसफर होते हैं, बट दिखेगा वो जो डोमिनेंट है। व्हेन मोर देन टू फैक्टर्स आर इन्वॉल्व दे आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड, हेरिडिटी अकर्स एट सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल का मतलब क्या है, सेल से शुरुआत होती है हेरिडिटी की। और यहाँ ये बोला है इस पॉइंट के अंदर, इस वाले पॉइंट के अंदर, व्हेन मोर देन टू फैक्टर्स आर इन्वॉल्व दे आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। इसका मतलब ये है कि अगर किसी की बॉडी के अंदर दो ट्रेट्स अवेलेबल है तो वो इंडिपेंडेंटली उसके अंदर आए हैं और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या लगता है किसी के हाथ में है कि कौन सा ट्रेट अगले जनरेशन में विजिबल होगा, टॉलनेस या शॉर्टनेस? तो आंसर इज नो। ये प्योरली किस पे होता है, ये होता है सेलुलर लेवल पर, और सेलुलर लेवल पर जो भी होता है वो हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल हेरिडिटी मटेरियल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए कॉपिंग जब होती है ना तभी आपका जीन्स भी कॉपी होते हैं डीएनए के अंदर। तो इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ सेल के अंदर जो है हमारी हेरिडिटी मटेरियल की कॉपिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए एसोसिएट्स विद द प्रोटीन्स टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, और डीएनए जो है जुड़ा होता है प्रोटीन से जो बनाते हैं क्रोमोसोम्स। एवरी सोमेटिक, सोमेटिक मतलब बॉडी ऑफ द सेल बोलते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज 23 पेयर्स एंड 46 ऑफ द क्रोमोसोम्स। 23 पेयर बोल सकते हो आप क्रोमोसोम्स के। मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स डू ह्यूमन बॉडी हैव, तो आपको आंसर देना है 23 पेयर, या फिर बोलना है 46 क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स 46 हैं लेकिन उनका जोड़ा 23 है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अब देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो हमारे पास था वो क्या है आपका, it is a cross between the two parents that have one pair of contrasting characters, for example a cross between the tall tall, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी, और ड्रॉप प्लांट। या तो आप इससे इसे कॉन्ट्रास्ट वो कराओगे, आप क्रॉस ब्रीडिंग करवाओगे, ठीक है, या फिर आप इससे क्रॉस ब्रीडिंग करवाओगे, इन दोनों में किसी एक से करवानी होती है आपको। चलिए आगे देखिए, द फोनेटिक रेशियो ऑब्टेन्ड इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज 3:1, वाइल, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं क्या वर्ड है क्या नहीं है, तो आपको इसे एज इट इज याद रखना है, क्योंकि इस रेशियो पे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, मैंने देखे थे बुक के अंदर। बाकी आप देखना प्रीवियस ईयर में और सवाल में कितने प्रेजेंट हैं। द फेनोटाइप रेशियो ऑब्टेन्ड इन मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस, यानी जब आपने इनको कराया मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया था तो रेशियो मिला आपको ये वाला, मतलब 3 तो टॉल मिले और एक हमारे पास स्मॉल निकल के आ गया। और जेनोटाइप जब रेशो आपने करवाया तो 1:2:1 निकल के आया, क्योंकि यहाँ पे 3 जनरेशन, यानी आपने 3 अलग ट्रेड को क्रॉस ब्रीड करवाया था, यहाँ पे सिर्फ दो दो हमारे पास ट्रेड्स थे, इसीलिए जेनोटाइप के अंदर जो है रेशो निकल के आया 1:2:1। अब देखो यहाँ पे क्या है, इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो है ना कुछ लॉज प्रपोज किए थे उसने। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, it states that only one parental trait gets expressed in the F1 generation while both the traits get expressed in the F2 generation। ये कहता है आपसे कि जो F1 जनरेशन है उसमें सिर्फ आपको एक ही ट्रेट एक्सप्रेस होता नजर आएगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट ब्रीडिंग के बाद आपको F1 जनरेशन मिलेगी, उसमें आपको सिर्फ एक ही ट्रेट नजर आएगा, जो हो सकता है टॉलनेस नजर आ रहा हो, क्या पता,
लेकिन जब अगला जो हमारे पास F2 जनरेशन जब क्रिएट होगा या क्रॉस ब्रीडिंग होने के बाद हमें मिलेगा F2 जनरेशन, तो उसके अंदर आपको दोनों ट्रेट्स एक्सप्रेस होते नजर आएंगे। मैंने आपसे कहा था किसी भी जनरेशन में ट्रेट्स दोनों ट्रांसफर होते हैं। ओके। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? इकट्ठा हो जाना, इसका मतलब है इकट्ठा हो जाना। इट स्टेट दैट टू एलिज सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर व्हेन कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। यानी बेसिकली बोल रहा है कि जो ट्रेट्स हैं वो अगली जनरेशन में इकट्ठे होते रहते हैं। अब कौन सा ट्रेट कब एक्सप्रेस हो जाए ये नहीं पता, ठीक है ना। आगे है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई का मतलब पता होगा आपको, हम बाय या डाई जो बोलते हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल जो है ट्रेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, टू ट्रेट्स नहीं है इसमें। इट इज द क्रॉस बिटवीन द टू पेरेंट्स दैट हैव टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल द क्रॉस बिटवीन द राउंड येलो सीड और रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। तो आपने यहाँ पे राउंड येलो लिया है, राउंड एंड येलो, एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स लिए हैं। और यहाँ पे जो रेशो निकल के आता है, याद रखिएगा, जब राउंड येलो सीड्स का हम रेशो निकालते हैं तो हमारे पास रेशो ये निकल के आएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ना रेशियोज लिख लेने चाहिए विद द कलर कॉम्बिनेशंस एंड द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस के बेसिस पे, और आपको याद कर लेने चाहिए, क्योंकि ये आपको एज इट इज क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ डायहाइब्रिड टोस द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाज प्रपोज्ड। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपकी बुक में है? एक बार कोई बताएगा मुझे, किसी ने पढ़ा उसमें? हाँ हाँ भैया है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं अगर है तो। इट स्टेट दैट द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट पेयर्स ऑफ एलेज असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इनटू गैमेट्स। यानी बोल रहा है कि आपसे अलग अलग जो आपके पास मेंबर्स हैं, जो यानी जैसे हमारे पास जनरेशन थी ना यहाँ पे T1 एंड T2, या फिर ये हमारे पास जो प्रोजेनी थी, हमारे पास प्रोजेनी भी हम बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन को, F1 और F2। तो ये कह रहा है आपसे, इट स्टेट दैट मेंबर्स ऑफ डिफरेंट पेयर्स ऑफ एलेज असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इनटू गैमेट्स। मतलब बेसिकली ट्रेट्स जो है अपने आप जो है इंडिपेंडेंटली जो है वो असॉर्ट हो जाते हैं। असॉर्ट माने अलग अलग करना होता है। असॉर्ट मतलब होता है कि आपने उनको जो है अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दिया, तो ये अपने आप होता है इंडिपेंडेंटली, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? इट इज द फिनोमिना वेयर वन एले इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर मेंबर ऑफ द एलिक पेयर। यहाँ पे बोल रहा है आपसे कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पे एक डोमिनेंट जो है, एक जो एले है वो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर मेंबर। मतलब देखो, बात यह है कि अगर एक ट्रेट ट्रांसफर हो रहा है तो दूसरा ट्रेट वहां एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? तो दूसरा ट्रेट इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि जो डोमिनेंस है वो विजिबली तो दिखाई दे रही है हमें, बट वो कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हुई है, उसके अंदर पार्शियल ट्रांसमिशन हुआ है, तभी शॉर्टनेस का ट्रेट भी वहां अवेलेबल है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीटली डोमिनेंट। ठीक है, यहाँ डोमिनेंस तो है पर इनकम्प्लीट है। बोथ फेनोटाइप एंड जेनोटाइप रेशियोज आर सेम इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, फेनोटाइप और जेनोटाइप रेशियोज जो होते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में वो सेम रहते हैं, दैट इज 1:2:1। अब को डोमिनेंस क्या होता है? को का मतलब होता है कोऑपरेशन या फिर बोथ का प्रेजेंट होना। इट इज द फिनोमिनन वेयर बोथ द एलेज ऑफ जीन आर इक्वली डोमिनेंट। यहाँ पे दोनों इक्वली डोमिनेंट होते हैं एंड गेट एक्सप्रेस टुगेदर इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल ये दे रहा हूँ आपको, जैसे हमारे पास ये ब्लड ग्रुप का एग्जांपल दिया है, इससे बेटर क्या हो जाएगा कि एक पेरेंट्स के दो बच्चे हैं और उनमें से एक लंबा एक छोटा है, तो उस स्पीशीज के अंदर, उस नेक्स्ट स्पीशीज के अंदर हमें दोनों ही ट्रेट देखने को मिल गए, है ना। एक के अंदर ट्रांसमिशन हो गया लॉन्गनेस का, यानी टॉलनेस का ट्रेट ट्रांसफर हो गया, तो इस प्रकार के ट्रेट को बोलते हैं कोडोमिनेंस। ठीक है, अब ये नहीं कि एक ही बच्चे में दोनों दिख जाएंगे, ये लंबा भी छोटा ही वही हुआ, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो बस ये बोलना चाह रहा है आपसे कि ये फिनोमेना कहता है कि इक्वली डोमिनेंट ट्रेट का मतलब यहाँ पे है कि दोनों ट्रेट आपको डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेशन में विजिबल नजर आएंगे बराबर रूप से। ठीक है, दैट इज कोडोमिनेंस। अब सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ह्यूमन बीइंग में, तो आपको पता है अच्छे से। ऑटोसोम्स, फर्स्ट 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम दैट डू नॉट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन करने का जिसका काम नहीं है, उन क्रोमोसोम्स को बोल देते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, इसे 22 पेयर होते हैं हमारे पास, और कहा जाए तो हमारे पास ये 44 होते हैं टोटल। ठीक है, 44 क्रोमोसोम्स या फिर 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम जो होता है वो लास्ट पेयर होता है क्रोमोसोम्स, जिसको हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फीमेल हैव 2x क्रोमोसोम्स सो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 44 प्लस XX क्रोमोसोम। ठीक है, ये फीमेल का स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन मेल्स के अंदर जो होते हैं वो X एंड Y क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स्ट्रा, यानी 44 के अलावा X एंड Y क्रोमोसोम्स भी उनमें एक्स्ट्रा अवेलेबल होता है। एंड यही डिसाइड करता है द चाइल्ड विल बी अ बॉय और अ गर्ल, क्योंकि अगर इसने X क्रोमोसोम ट्रांसफर किया तो यहाँ पे गर्ल चाइल्ड क्रिएट हो जाएगा, और इसने अगर Y क्रोमोसोम ट्रांसफर किया तो यहाँ पे मेल चाइल्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, 22 and X एंड दिस इज 22 and X एंड 22 Y। ठीक है, यहाँ से अगर ट्रांसमिशन होता है Y का तो यहाँ पे मेल चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है,
ईच गैमेट रिसीव्स हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स दैट इज 22 प्लस एक्स। जो ईच गैमेट होता है उसको हाफ क्रोमोसोम मिलता है, 22 प्लस एक्स मिला और 22 प्लस वाई मिल गया, या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा। तो ये जुड़ के एक्स वाई एक क्रोमोसोम पूरा कर देंगे तो 23 पेयर पूरे हो जाएंगे हमारे। मेल गैमेट्स हैव 22 ऑटोसोम्स एंड ईदर एक्स और वाई आर सेक्स क्रोमोसोम्स एंड मेल गैमेट्स कैन बी टू टाइप्स। ये हो सकता है या फिर ये हो जाएगा, ठीक है। देखो कितना आपको ना ऐसे पॉइंट में लिख के आना चाहिए एग्जाम में भी, आपको नंबर बढ़िया मिलेंगे अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन आपका आया हुआ है तो। फीमेल गैमेट्स कैन बी ओनली ऑफ वन टाइप, 22 प्लस एक्स हो सकता है। And then sex of the baby is determined by the type of male gamete that fuses with the female gamete. You know that this is so simple. अब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, और या फिर हम देखते हैं इवोल्यूशन कैसे होता है। क्या इवोल्यूशन